राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृतांशु राय। आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड में नक्सलियों की बदलती रणनीति पर स्पेशल रिपोर्ट। हमें जो खबर मिली है, आज नक्सलियों का कुछ ग्रुप उनका कोई मीटिंग होने वाला है। एक 5.56 mm इंसास LMG, 25 मैगजीन, 540 राउंड जारी हाथ में श्रीमान। हम इस जंगल के इलाके से होते हुए इस एरिया को कॉर्डन करेंगे। भारत नेपाल सीमा। जो 631 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका एक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तकरीबन एक दशक पहले तक यह स्थान नक्सलवादियों का अड्डा था। नक्सली छापामार यहां से सारे देश में अपनी गतिविधियां चलाते थे। वे यहां इकट्ठे होते और ट्रेनिंग लेते थे। घायल नक्सलियों का यहां इलाज होता था। उन्हें यह जगह इतनी सुरक्षित महसूस होती थी कि उन्होंने इसे नेपाल के लाल गलियारे यानी रेड कॉरिडोर से जोड़ने को सोचा था। गंडक बैराज ये भारत नेपाल सीमा का इलाका है। ये पुल 1970 में बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल के बीच इस क्षेत्र में संपर्क का यही अकेला रास्ता है। माओवादियों की तरफ से लगातार ये धमकी मिलती रहती है कि वो इस पुल को उड़ा देंगे। नक्सलवाद की जड़ें लोगों में नाइंसाफी का शिकार होने की मौजूद भावना में छिपी हैं। ये धारणा आम है कि सरकार उन कानूनों को लागू करने को तैयार नहीं जिससे सवर्ण जमींदारों की जमीन छीनी जाएगी। इसका फायदा पहले नक्सलवादियों और अब सीपीआई माओवादियों ने उठाया है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1968 में हुई। उसके एक बरस पहले पड़ोसी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह हुआ था। तब मुजफ्फरपुर जिले के 12 गांव के किसान भी उस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। 1968 के बाद से हिंसा फैलती गई। तब आंदोलन का नेतृत्व सीपीआई एमएल के हाथ में था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका हर लिहाज से नक्सलियों की हिंसक विचारधारा के माकूल था। लोग आसपास की गतिविधियों से बेखबर थे। उधर प्रशासन और पुलिस के पास ना तो जरूरी साजो सामान थे और न ही उनमें था हथियारबंद गुटों से भिड़ने का साहस। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके से नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक सीधे पहुंचा जा सकता है। इससे नक्सलियों को आसानी से सीमा पार छिपने की जगह मिल जाती थी। उनका पीछा करना अक्सर निष्फल साबित होता था, क्योंकि नक्सलियों के नेपाल भाग जाने की राह में कोई रुकावट नहीं थी। भारत नेपाल सीमा पर खंबा नंबर 394 ये निर्जन इलाका है। भारत और नेपाल की सीमा का यह क्षेत्र इतना खुला है कि इसके आर पार आना जाना बेहद आसान है। भारी गरीबी और बेरोजगारी के कारण बिहार में नक्सलवाद फैलता गया। आजादी के बाद अपनाई गई विकास नीति और हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से पीड़ित तबके उनके समर्थक बनते चले गए। परंपरागत रूप से जमीन ज्यादातर ब्राह्मण, राजपूत और बनिया जातियों के कब्जे में रही। मध्य जातियां और आदिवासी खेतीहर मजदूर बने रहने को मजबूर रहे। ऊपर से लचर प्रशासन ने नक्सलवाद को फैलने का पूरा मौका दिया। सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। माओवादियों ने स्थानीय स्तर पर नहर बनाने जैसे छोटे मोटे विकास कार्य भी कराए। इससे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन हालात तब बदलने शुरू हुए जब सन 2001 में सशस्त्र सीमा बल की नेपाल से लगी सीमा पर तैनाती हुई। इसके बाद ये सरहद नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई। सशस्त्र सीमा बल ने नक्सलियों को उनके ट्रेनिंग कैंपों से खदेड़ दिया। उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। समय गुजरने के साथ सुरक्षा बलों ने सीमा पर नक्सलियों के अनुकूल हर ठिकाने पर कब्जा कर लिया। भारत नेपाल सीमा पर यह किशमी नाला है। इसके ठीक बगल में सशस्त्र सीमा बल की चौकी है।
ये चौकी सशस्त्र सीमा बल की सबसे सुदूर चौकियों में एक है। ये भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है। देश की मुख्य भूमि से ये क्षेत्र कटा हुआ है और यहाँ साल में सिर्फ 4 से 6 महीने ही पहुँचना मुमकिन है। वैसे नक्सलियों के नेपाल से तार जोड़े होने के कभी पुख्ता सबूत नहीं मिले, मगर नेपाल पर माओवादियों की बंदी पकड़ कर लेकर भारत के कान हमेशा खड़े रहे। वहां चीनी बलों की मौजूदगी से चिंता और बढ़ी। They are trying to influence the border population on the other side by coming out with China study centers, by trying to teach them Chinese language. Now, whether it is being done for some helping purposes to the Nepal police or not, but we have taken this development on our borders with a pinch of salt, and we have tried to make aware the Chinese administration, both in the security agencies and in their administration, that this growth of China Study Center on the borders is not very desirable. Basically, could have it on the Nepalese-Chinese border, but to have it on the Indo-Nepal border, this does not make any sense. जब सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा से खदेड़ दिया तो वाम चरमपंथियों ने नए इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी। उन नए इलाकों में ऐसे हालात तो नहीं थे कि वहां उनका पूरा दबदबा बन जाता, मगर वो क्षेत्र पैसा उगाही के लिए उपयोगी थे और आंदोलन चलाना है तो पैसा तो चाहिए ही। नक्सलवादियों ने चाल बदली तो मुजफ्फरपुर जिले का पारो और उस जैसे कई और इलाके उनकी रणनीति में अहम कड़ी बन गए। 3 battalions of this frontier have been deployed for anti-Naxal operation. One is in the state of Bihar and 2 in the state of Jharkhand. One is being recently introduced in Chhattisgarh. They are under training. For the ANO duties, since we are part of the civil administration, we are there for the aid of the civil administration. So we undertake operations under the guidance and with the civil district administration and the state administration. बिहार के उन नए इलाकों में नक्सली नए तरीके भी अपना रहे थे। लूट खसोट से वे निवेशकों को आतंकित करते थे, उससे जो धन उगाही करते थे उसे सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी को भेजा जाता था। अनुमान है कि हर बरस सिर्फ इस क्षेत्र से वो 25 लाख रुपए की उगाही करते हैं। इस रकम से नए भर्ती हुए उग्रवादियों को तनख्वाह दी जाती है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले नक्सलियों को इनाम दिया जाता है और हथियारों की खरीदारी होती है। We try to know the people who are actually supplying them with the necessary supplies to sustain their movement in that area. And then we try to operate, try to cut their supplies, try to cut their influences and act. So we cannot act in isolation. We have to act with the people of that area because they are the ones who will be better equipped to give us more and more intelligence. और उन्हीं हथियारों से नक्सली आगे और दहशत फैलाते हैं। वे आज AK-47, AK-56, SLR, इंसास, 9mm कार्बाइन, लाइट मशीन गन, पिस्टल, TNT, प्लास्टिक विस्फोटक और बारूदी सुरंगों से लैस हैं। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानकारी देंगे नक्सलियों के इस बदलती रणनीति के बारे में। नक्सली अब दूर दराज और सुदूर इलाके छोड़ करके आबादी वाले इलाके में कार्रवाई कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल को नक्सलियों से लड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई है। यही वो बात है जिससे ये जवान उन पर भारी पड़ते हैं। सितंबर 2013 में बिहार पुलिस की कमान में सशस्त्र सीमा बल और बिहार पुलिस की विशेष सशस्त्र पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक डॉग के नाम से कार्रवाई की। कई नक्सली गिरफ्तार हुए और पारो में उनका अड्डा तबाह कर दिया गया।
इसे अब तक की सबसे कामयाब कार्रवाइयों में एक माना गया है। सशस्त्र सीमा बल और विशेष सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षित कर्मियों ने बिहार की खुफिया पुलिस की मदद से अब तक 65 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में कुछ एरिया कमांडर और कुछ जोनल प्रमुख शामिल हैं। We have achieved a lot of things. We have recovered quite a few weapons. One of them is an AK-56 rifle. Then another, very recently, we have also recovered an carbine. We have recovered a lot of explosives. And we were able to apprehend somewhere around 100 odd people involved in the Naxal work. And they are, of course, some of them are hardcore Naxals. They have been identified. They are hardcore Naxals. Some of them are miscreants. Some of them are hardened criminals. But all those operations have been conducted in conjunction with the state administration. नक्सलियों ने भूमिगत होकर काम करने की रणनीति अपनाई और खूब हिंसा की। नतीजा ये है कि आज सियासी ताकत के रूप में वो अपनी अहमियत खो चुके हैं। इसी वजह से उन्हें डराने, धमकाने और फिरौती पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। तो ये आपके साथ यहाँ क्या कर रहा है? ये नोट करिए, इनका नाम पता पूरा और वहाँ पे इनका बयान दर्ज कराइए। We need to be, for our own professional ability to act, generate intelligence. Now, until unless you generate intelligence, you will not be acting in a proper and coordinated manner. So first of all, we tell our boys and tell our officers and our gazetted officers that while you go there, you should try to generate intelligence for your operational efficiency. So that is the first thing where we go. We try to know what in this AOR which has been given to us, how many villages have been affected by it, who are the leaders of this gang, how have their activities been, have they been visiting the villages, have people from outside who don't belong to this area providing leadership to the movement which they are managing. And once we get to know about that, then with the coordination of the state police, we go in and act. And we have got a lot of success in that. लूट खसोट का धंधा इतना आकर्षक है कि कई जगहों पर बेरोजगार नौजवान और छोटे अपराधी तेजी से पैसा बनाने के लिए नक्सली होने का मुखौटा लगा लेते हैं। मगर पैसा बनाने की धुन और विचारधारा से फिसलन ने जमीनी तौर पर माओवादी आंदोलन को कमजोर कर दिया है। बिहार में नक्सली कार्यकर्ताओं का अपराधीकरण आम है। वैसे ही साधारण कार्यकर्ता कम पढ़े लिखे होते हैं। विचारधारा में उनका प्रशिक्षण कमजोर रहता है। नतीजा ये होता है कि वो ज्यादातर स्थानीय मामलों में ही उलझकर रह जाते हैं। हथियारों से लैस निचले स्तर के ये नक्सली कार्यकर्ता आम अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। Most of our enemy countries which wanted to penetrate into India are using these open and porous borders to push in both men, arms and ammunition, which would create havoc in our areas. In most of the interrogation which we carried, whether it was in J&K, whether it was in Delhi blast or Bombay blast, we found that the arms and ammunition, the bombs, the explosives, all made its inroads into India from the open Nepal border. सशस्त्र सीमा बल की तैनाती राज्य प्रशासन की मांग पर होती है। बिहार और झारखंड की सरकारों ने इसकी मांग की क्योंकि उनकी अपनी पुलिस नक्सली चुनौती से निपटने में अक्षम थी। इससे इस बात की तस्दीक हुई कि पुलिस बलों की तैयारी नाकाफी है। पुलिस में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और आधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं है। नतीजतन बिहार और झारखंड में पुलिस नक्सलियों का सामना करने में अप्रभावी रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के मुताबिक हर 1 लाख आबादी पर 220 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन बिहार और झारखंड में ये अनुपात 60 है। पुलिस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं और न ही बम बेअसर करने वाले उपकरण उन्हें मुहैया कराए गए हैं।
For the ANO duties, since we are part of the civil administration, we are there for the aid of the civil administration. So we undertake operations under the guidance and with the civil district administration and the state administration. नक्सली मुख्य रूप से पुलिस और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। उचित प्रशिक्षण एवं हथियारों और उपकरणों की कमी के कारण पुलिस उनके हमलों से अपना बचाव करने में अक्षम बनी रहती है। पुराने तौर तरीकों में सिमटी पुलिस आधुनिक हथियारों से लैस माओवादियों का आखिर कैसे मुकाबला कर सकती है? फिर पुलिसकर्मी ना तो चुस्त दुरुस्त हैं और न ही उनमें अपने काम को लेकर गौरव का भाव है, और सबसे ऊपर जड़ तक फैला भ्रष्टाचार है जिसने पुलिस को पंगु बना रखा है। ऐसे में इसमें कोई अचरज नहीं कि बीते साल झारखंड में नक्सली हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। झारखंड में 2013 में नक्सली हिंसा की 383 हिंसक वारदात दर्ज हुई, जिनमें 150 मौतें हुई। 25 में से 13 जिले वाम चरमपंथ से प्रभावित हैं। बोकारो, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जबकि गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामू, गिरिडीह, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम गंभीर रूप से प्रभावित हैं। Wherever our companies and the battalions are deployed, we have undertaken a lot of civic action work. We have carried out medical civic action. We have tried to approach to the people. We have organized the village meetings with the villagers around our campus, and so that they are also brought at par with others. राजनीतिक अस्थिरता शायद कुशल प्रशासन की राह में सबसे बड़ी बाधा है। पिछले 12 वर्षों में झारखंड में 8 सरकारें बनी और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार का कार्यकाल 2.5 साल रहा, जबकि एक सरकार तो सिर्फ 11 दिन चली। The past legacy of the SSB has contributed to it, since we have always been a people-friendly force. That's why we were able to approach to the public and talk to them and carry out our task with ease. हालांकि माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने बिहार में सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाए रखा है। बीते बरस बिहार में वाम चरमपंथ की 176 घटनाएं हुई, जिनमें 69 अधिकारी मारे गए। राज्य के 38 में से 6 जिले वाम चरमपंथ से प्रभावित हैं। अरवल और जहानाबाद आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जबकि रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई पर नक्सली हिंसा की गहरी मार पड़ी है। बिहार अकेला राज्य है जहां नक्सली हिंसा में गिरावट नहीं आई है, बल्कि इसमें मारे गए लोगों की संख्या बढ़ी है। The state government has to be absolutely clear and try to curb the criminal activities which these people are doing. And wherever the SSB has been deployed and wherever the message is absolutely clear of the state government to the SSB that look here, these are your duties, we have been able to perform our duties with proper coordination. बिहार में नक्सली समस्या व्यापक रूप ले चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण बिहार की राजनीति है। वोट बैंक की तलाश में सभी दल माओवादियों का समर्थन पाने की होड़ में रहते हैं, ताकि उन्हें उन तबकों का मत मिल सके जिन पर माओवादियों की पकड़ है। मगर इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राज्य में बुनियादी ढांचे का अभाव और सामाजिक आर्थिक शोषण के हालात भी उग्रवाद को खाद पानी देते हैं। राज्य में जन वितरण प्रणाली में फैला भ्रष्टाचार और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से वाम चरमपंथियों का काम आसान हो जाता है। सभी राज्यों में 1955 तक भूमि हदबंदी कानून बन गया था, लेकिन भूमि सुधारों में सिर्फ 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल में ठीक से अमल हुआ। केरल और बंगाल में कम्युनिस्ट सरकारों ने ये कदम उठाए। भूमि सुधारों पर अमल न होना नक्सल या माओवाद के पनपने की सबसे अहम वजह है। तो रोग के कारण तो जाहिर हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए जिस असाधारण संकल्प शक्ति की जरूरत है, वो कहीं गायब है। स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए धन्यवाद। हम वापस लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।